हेलो स्टूडेंट्स, मैं आरपी वर्मा वेलकम करता हूं आपका मदर इंडिया लॉ क्लासेस श्री गंगानगर में। मैं वेलकम करता हूं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर एलएलबी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का। हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, साथ के साथ जो मेरी रेगुलर क्लासेस हैं वो भी चल रही हैं। एक अभी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मैंने कल एक वीडियो पोस्ट की है फ्री कंसेंट की, 2 पार्ट में है थी ये वीडियो। तो साथ के साथ जो मेरी रेगुलर क्लासेस हैं यूट्यूब के थ्रू मैं उन स्टूडेंट्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी दूसरे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और साथ के साथ चूँकि हमारे अभी 17 जुलाई से एलएलबी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे सब्जेक्ट वाइज बन रहे हैं वो भी हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चों, एलएलबी फाइनल ईयर के लिए ये सेशन है और जो हमारा 6th पेपर है उसका नाम है क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी। तो देखिए, जो बच्चे किसी बुक के थ्रू स्टडी कर रहे हैं, कोई रेफरेंस बुक उनके पास है, कोई टेक्स्ट बुक उनके पास है, तो वहाँ पे हेडिंग ये भी हो सकती है क्रिमिनोलॉजी, पेनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी। लेकिन हमारा जो सिलेबस है बच्चों उसके अंदर सिर्फ क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझे। तो पहले तो हम बात करते हैं कि ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसका मीनिंग क्या है। ये 6th पेपर है। अच्छा, एक चीज़ और आपको समझनी पड़ेगी कि जो यूनिवर्सिटी का ये जो 6th पेपर है इसके अंदर इसके अगेंस्ट 2 पेपर और भी हैं। आपने या तो क्रिमिनोलॉजी पेनोलॉजी ऑप्ट किया होगा या फिर लॉ ऑफ मेडिसिन जो है, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे लॉ ऑफ मेडिसिन है, स्टूडेंट्स के पास क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट नहीं है। या कुछ कॉलेजेज ऐसे हैं जिन्होंने 6th पेपर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो आपका सब्जेक्ट है वो लिया होगा। तो यहाँ पे 6th पेपर में हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, एक क्रिमिनोलॉजी पेनोलॉजी, दूसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और तीसरा आपका लॉ ऑफ मेडिसिन। तो एसडी बिहाणी पीजी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं एसडी लॉ कॉलेज के, उनके पास क्रिमिनोलॉजी है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। और जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं या बाकी कुछ दूसरे कॉलेजेस हैं उनमें बच्चों को देखना पड़ेगा कि उन्होंने सब्जेक्ट में क्या फिल किया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिर्फ क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी की। तो अपन पहले तो इसका टाइटल समझते हैं। क्रिमिनोलॉजी का मतलब व्हाट इज क्राइम, कि क्राइम क्या है, कितने प्रकार के क्राइम्स होते हैं, क्राइम्स की थ्योरीज क्या हैं, है ना, क्राइम के इफेक्ट्स क्या हैं। ये आपका एक क्रिमिनोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम रिगार्डिंग क्राइम वो स्टडी करेंगे। फिर दूसरा है आपका पेनोलॉजी। पेनोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ पनिशमेंट्स, भाई पनिशमेंट क्या होती है, पनिशमेंट के रिगार्डिंग थ्योरीज क्या क्या हैं, पनिशमेंट जो है वो उसके इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे, पनिशमेंट के लिए हमारा सिस्टम क्या है, वो आपका पेनोलॉजी में आएगा। और फिर तीसरा होता है विक्टिमोलॉजी, यानी कि जो विक्टिम है किसी भी क्राइम का, एक विक्टिम पे क्या असर पड़ता है और कितने तरह के विक्टिम हो सकते हैं, और विक्टिम का जो बिहेवियर है सोसाइटी में वो क्या रहेगा। तो हमारा जो सिलेबस है बच्चों उसमें सिर्फ क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी है, विक्टिमोलॉजी नहीं है। अब हम बात करते हैं यूनिट वाइज। तो देखिएगा, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर पहला डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप, यानी कि जो क्रिमिनोलॉजी है उसकी क्या डेफिनेशन है, अलग अलग ज्यूरिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशंस दिए हैं, वो अपने को यहाँ मेंशन करनी है। नेचर का मतलब फीचर्स, जैसे क्रिमिनोलॉजी एक आर्ट है या साइंस है, क्रिमिनोलॉजी के अंदर हम क्राइम्स की रिगार्डिंग स्टडी करते हैं, क्रिमिनल बिहेवियर की स्टडी करते हैं, टाइप्स ऑफ क्राइम्स की स्टडी करते हैं, वो सब इसके मेन फीचर्स में आ जाएंगे। फिर स्कोप, उस स्कोप के अंदर वही चीज़ें, भाई ये जो आपका क्रिमिनोलॉजी है इसके अंदर हम क्या क्या सब्जेक्ट्स, दूसरे जो अदर एलिमेंट्स है वो क्या क्या हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन बनता है डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप का। दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम्स, जैसे क्राइम्स आपके अलग अलग तरह के होते हैं, भाई इकोनॉमिक रिलेटेड क्राइम्स हैं, पॉलिटिकल रिलेटेड क्राइम्स है, डोमेस्टिक वायलेंस रिलेटेड क्राइम्स है, वुमेन रिलेटेड क्राइम्स हैं, ये आपके सारे के सारे क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम्स के अंदर। तो एक क्वेश्चन आपका, ये लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों में आपसे, जो सी सेक्शन में 15 मार्क्स के आएंगे उसके रिगार्डिंग। फिर आपका वाइट कॉलर ऑफेंस, इस पे आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिल सकता है। वाइट कॉलर ऑफेंस यानी कि सफ़ेद पोश अपराध, भी पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब सफ़ेद कॉलर, सफ़ेद कोट, है ना, पढ़े लिखे लोगों की बात हो रही है। वो किस तरह के क्राइम करते हैं, जैसे टैक्स की चोरी है, डॉक्टर्स हैं, कोई पैसे खा लिए, कोई रिश्वत खा ली,
इस तरह के जो क्राइम्स है उनको, जो देखने में तो ये लोग सोसाइटी के बड़े सिविलाइज्ड लोग हैं, लेकिन फिर भी ये इस तरह के क्राइम कर रहे हैं, तो वो सारे के सारे आपके वाइट कॉलर क्रिमिनल्स माने जाते हैं। तो वाइट कॉलर क्राइम्स का एक क्वेश्चन है। फिर क्राइम्स बाय फीमेल्स, तो फीमेल जो है वो किस तरह के क्राइम्स कर सकती हैं, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, बाल अवचार के जो बालक है, यानी कि जो 18 साल से कम की उम्र के बच्चे हैं, उनसे जो अपराध हो रहे हैं, तो वो अपराध क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, बच्चे क्यों अपराध करते हैं, उसका क्या इफेक्ट है, उनको कैसे सुधारा जा सकता है। तो वो एक जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का एक जनरल क्वेश्चन है, मतलब बच्चे जो है वो अपराध क्यों करते हैं। फिर आपका कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ क्राइम्स, तो जनरली जो क्राइम्स होते हैं उसका सोसाइटी पे एक तो रीज़न क्या है भाई, क्या कोई गरीबी के कारण कर रहा है, क्या कोई बहुत ज़्यादा पैसा इसकी वजह से कर रहा है, मतलब क्या रीजन हो सकते हैं, कोई पॉलिटिकल फंडा है, कोई इकोनॉमिक नीड है, क्या है, वो आपके कॉजेज आ जाएंगे। और सोसाइटी में इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, वो एक क्वेश्चन आपका है। तो अगर हम देखें तो 5th यूनिट में हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपके क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। इनमें से अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं बच्चों, तो डेफिनेशन नेचर का क्वेश्चन अगर 15 में नहीं मिला तो कहीं आपको 7 में मिल सकता है, तो ये तो अपने को करना ही करना है। और अगर ना भी आए, अगर लगे मान लो मैं कह दूं कि ये तो नहीं आएगा, तो भी आपको करना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर ये सब्जेक्ट आपको क्लियर नहीं होगा। अब आते हैं बाकी, तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम्स, वाइट कॉलर क्राइम्स और जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, इन 3 टॉपिक्स को आपको अच्छे से करना है। भाई बच्चे क्यों अपराध करते हैं, उसका क्या इफेक्ट है, एक आपके क्या सुझाव है कि बच्चों को सुधारा कैसे जा सके, जैसे आप लास्ट में बॉस्टल स्कूल वगैरह पढ़ते हैं ना, तो वो चीज़ें आपको, तो ये मेरे हिसाब से क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम्स, अलग अलग तरह के क्राइम्स क्या है, वाइट कॉलर क्राइम्स और जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, ये आपको पर्टिकुलरली मतलब इन टॉपिक्स को कवर करना है। उसके बाद में आप आ जाओ सेकेंड यूनिट में, तो सेकेंड यूनिट के अंदर बच्चों थ्योरीज हैं हमारी। थ्योरीज तो मतलब जो क्राइम्स करते हैं उसके रिगार्डिंग थ्योरीज है, जैसे प्री क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी, सोशियोलॉजिकल थ्योरी, टिपोलॉजिकल थ्योरी, इस तरह से बहुत सारी थ्योरीज आपको मिलेंगी। एक क्वेश्चन आपका थ्योरीज का है। अब कई बार क्या होता है बच्चों, ये जो थ्योरीज का क्वेश्चन है ना, ये आपके यहाँ जो नेचर की बात करते हैं क्रिमिनोलॉजी की, वहाँ पे भी कवर हो जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका वेरियस स्कूल्स का, ये सेकंड यूनिट में भी कवर होता है और फर्स्ट यूनिट में भी। अब देखो इस क्वेश्चन में है क्या भाई, एक आदमी अपराध क्यों करता है, तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट क्राइम्स। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम अपने अलग अलग थ्योरीज दी हैं। कुछ लोगों का ये मानता है कि आदमी अपराध इसलिए करता है क्योंकि उसकी जो सोल है, उसकी जो आत्मा है, उस पर एक डेविल जो है वो कब्जा कर लेता है, यानी कि उसकी आत्मा पे एक शैतान का कब्जा होता है और वो शैतान उससे अपराध करवाता है। ये थ्योरीज हैं, अलग अलग लोगों की अलग अलग थ्योरीज हैं। तो एक प्रिमिटिव थ्योरी है आपकी, बहुत पुरानी थ्योरी, जब दुनिया में शुरुआत हुई होगी क्राइम को डिफाइन करने की, तब की है। फिर दूसरे लोग आते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती कि, और कोई ये शैतान वैतान भी कुछ नहीं होता। एक्चुअल में एक आदमी जो है ना, उसको कोई ऐसा काम करने में मज़ा आता है, जैसे कोई जानवर को मार रहा है लेकिन वो हंस रहा है, जानवर तड़फ रहा है और वो हंस रहा है। उसने किसी को जान से मारना है, किसी को परेशान करना है, तो उसको मज़ा आता है। तो ड्यू टू विल, उसकी इच्छा होती है ऐसा करने की, इसलिए वो क्राइम होता है। ये शैतान वैतान कुछ नहीं होता। तो ये एक फिर दूसरी थ्योरी आ गई। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं होती, एक आदमी के ऊपर कोई मजबूरी आती है, ठीक है, उसकी एक नीड होती है, उस नीड को वो पूरी नहीं कर पाता। यार मुझे पैसों की ज़रूरत है और मेरे पास पैसे मिल नहीं रहे, तो मैं चोरी करूँगा, मैं रॉबरी क्रिएट करूँगा, मैं मिलके डकैती करूँगा। इस तरह से लोग क्राइम करते हैं। ये एक अलग थ्योरी है। कुछ लोग कहते हैं अरे नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, एक आदमी जिस सोसाइटी में रहता है ना, उस सोसाइटी का उस पर फ़र्क पड़ता है। और सोसाइटी में अगर क्रिमिनल्स हैं तो वो भी क्रिमिनल बन जाएगा। सोसाइटी में अगर अच्छे लोगों के संपर्क में है, उसकी अच्छी, अपनों ने पढ़ा है ना बचपन में, एक स्टोरी पढ़ी होगी, जो कंपनी होती है वो हमेशा इंसान को अच्छा बनाती है, तो अच्छी संगत में रहोगे तो अच्छा बनोगे। एक थ्योरी ये है। फिर एक थ्योरी ये भी है कि देखो आदमी जिस तरह की जियोग्राफी में रहता है, उसकी जो भौगोलिक अवस्था होती है ना, उसके हिसाब से वो क्रिमिनल होता है। भाई आपको कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंड मिलेगी, बहुत ज़्यादा अंधेरा मिलेगा, ज़्यादा रोशनी नहीं है, तो वहाँ चोरी जैसे ऐसे क्राइम्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, है ना। तो ये डिपेंड करता है आपके जियोग्राफिकल सिचुएशंस पे।
एक भाई साहब तो यहाँ पे भी कहते हैं कि एक आदमी के बॉडी सेटअप होता है, जैसे कोई आदमी बहुत छोटे कद का होता है, कोई बहुत लंबे कद का होता है, कोई बहुत भारी होता है, उसके हिसाब से भी उसकी जो टाइप है। एक भाई साहब ये भी कहते हैं कि अगर फादर क्रिमिनल है ना तो बेटा भी क्रिमिनल होगा, तो आदमी जन्मजात ही क्रिमिनल होता है। तो ये बच्चों अलग अलग थ्योरीज हैं। एक आपका क्वेश्चन है वेरियस स्कूल्स का। अब इसी में से आपके दो क्वेश्चन अलग बनते हैं, एक तो सदरलैंड का सोशियोलॉजिकल स्कूल और एक लैम्ब्रोसो का टिपोलॉजिकल स्कूल। तो ये क्वेश्चन वेरियस स्कूल्स का क्वेश्चन आपको फर्स्ट यूनिट में भी कवर हो सकता है, यहाँ पे भी कवर हो जाएगा। उसके अलावा सोशियोलॉजिकल स्कूल जो सदरलैंड का है और टिपोलॉजिकल स्कूल जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी कहा जाता है लैम्ब्रोसो, ये उनका है। तो सदरलैंड भाई साहब तो ये कहते हैं कि जो आदमी जो सोसाइटी में रहता है, भाई इनका ये मानना है कि जंगलों में कौन से क्राइम होते हैं, क्राइम तो सोसाइटी में होते हैं। तो आदमी सोसाइटी में रहता है, उसकी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, अगर वो ज़रूरतें पूरी होती तो ठीक है, अदरवाइज कहीं ना कहीं एक सोशल रीजन्स क्रिएट हो जाते हैं उसके क्रिमिनल बनने के। तो कोई आदमी जन्म से क्रिमिनल नहीं होता, सोसाइटी जो है उसमें रह के ही वो क्रिमिनल बनता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सदरलैंड भाई साहब कह रहे हैं। अब आता है लैम्ब्रोसो। लैम्ब्रोसो कहता है कि भाई कई लोगों के जेनेटिक कोड ही ऐसा होता है कि भाई बाप दादा भी क्रिमिनल थे और ये भी क्रिमिनल ही बनेगा। तो ये एक थ्योरी है, ये भी मैं नहीं कह रहा, लैम्ब्रोसो कह रहा है। कोई आदमी की जो बॉडी फिटनेस है, क्रिमिनॉइड्स के सिर बड़ा होता है, यूँ हथौड़ी उसकी बड़ी हुई होती है, थिन जो है ना, तो इस तरह से आपकी मतलब उसकी जो टाइप है, उसकी जो बॉडियल स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से भी पता लगा सकते हैं कि वो क्रिमिनल है या नहीं है। तो ये आपकी एक लैम्ब्रोसो की थ्योरी है। तो आप यहाँ पे सोशियोलॉजिकल स्कूल और टिपोलॉजिकल स्कूल यानी कि सदरलैंड और लैम्ब्रोसो अच्छे से करके चले जाएं तो आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको 3 बताए थे, याद कीजिएगा। एक तो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम्स, वाइट कॉलर ऑफेंस और जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, और यहाँ पे आपका सोशियोलॉजिकल स्कूल और टिपोलॉजिकल स्कूल। ये इन दोनों में से एक क्वेश्चन हमें मिल जाना चाहिए। थर्ड यूनिट में अगर आ जाएं बच्चों तो यहाँ पे पनिशमेंट की बात हो रही है, यानी कि ये आपका एक क्रिमिनोलॉजी का पार्ट है। फिर आपकी उसके बाद में थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ यूनिट जो है वो आपकी पेनालॉजी से रिलेटेड है। तो अब आप बात करते हैं भाई पनिशमेंट को रोकने के लिए पुलिस का क्या रोल है। एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा, प्रिजन सिस्टम, भारत के अंदर जो जेल व्यवस्था है वो कैसी है? क्या जेलों में बहुत ज़्यादा भीड़ है? क्या जेलों में प्रॉपरली उन लोगों को ट्रीट किया जाता है? और अगर आपको लगता है कि जेलों की व्यवस्था अच्छी नहीं है तो आपके क्या सजेशंस हैं? तो थर्ड यूनिट के अंदर पुलिस का रोल और प्रिजन सिस्टम, अगर आप प्रिजन सिस्टम का क्वेश्चन करके जाएं तो मेरे ख्याल से कोई रिस्क नहीं है। फोर्थ यूनिट के अंदर है थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, जैसे रेट्रिब्यूटिव थ्योरी है, डेटरेंट थ्योरी है, प्रिवेंटिव थ्योरी है, रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, एक्सपायरेटरी थ्योरी है। तो अलग अलग थ्योरीज हैं। थ्योरीज मतलब कुछ लोग तो ये मानते थे कि भाई जो आदमी क्राइम करता है ना, तो जैसा उसने क्राइम किया उसके साथ वैसा ही बिहेव करो। अगर किसी ने किसी का मर्डर किया तो उसको भी मार दो, ठीक है। अगर किसी ने किसी का हाथ काटा है तो उसका भी हाथ काट दो। तो ये मतलब टिट फॉर टैट की जो थ्योरी थी, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी। डेटरेंट थ्योरी ये थी भी किसी तरह से हमें उसको डेटर करना है, वो वापस सोसाइटी में ना आए, ऐसा कोई काम करो, फांसी चढ़ा दो या जो भी है। प्रिवेंटिव थ्योरी, उसको जेल में डाल दो पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे इंडिया में प्रिवेंटिव थ्योरी चलती है। रिफॉर्मेटिव थ्योरी, खुली जेलों में रहते हैं, कोशिश करो कि वो सुधर जाएं, ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी है। एक्सपायरेटरी थ्योरी, अगर उनको रिग्रेट है, उनको पश्चाताप है तो उनको माफ़ भी किया जा सकता है, ये अपने आप में एक सजा है। तो अलग अलग थ्योरीज दी हैं बच्चों। तो फिर फोर्थ यूनिट के अंदर थ्योरीज का क्वेश्चन है। फिर टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स भी अपने को पता है, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होती है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट होती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है, कैपिटल पनिशमेंट होती है। तो ये टाइप्स का क्वेश्चन है। तो फोर्थ यूनिट के अंदर जो 2 बड़े चैप्टर हैं हमारे, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट एंड टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स। तो आप थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट्स वाले क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आ जाते हैं फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट के अंदर एक तो प्रोबेशन और पैरोल पे क्वेश्चन है, मतलब भाई सजा मिली हुई है, बीच में किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से उसको कुछ टाइम के लिए जेल से रिहा कर दिया जाता है। हालांकि अंडर सुपरविजन रहता है, वो कस्टडी तो रहती है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम वो जेल में नहीं रहता, वापस फिर आना पड़ेगा पैरोल। या उसका गुड बिहेवियर है, उसने सज़ा कुछ काट ली है और बाकी की सज़ा उसकी माफ़ कर दी है, प्रोबेशन।
तो पैरोल प्रोबेशन में से एक क्वेश्चन अपने को मिल सकता है। उसके अलावा जो अरेस्टेड पर्सन है या ड्यूरिंग ट्रायल जो अक्यूज्ड है उसको क्या क्या राइट्स अवेलेबल हैं, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं, जैसे आर्टिकल 20 है, 21 है, 22 है, क्रिमिनल्स के बारे में वहाँ पे बात हो रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स और इस तरह से सीआरपीसी में भी प्रोविजन है आपके। तो सीआरपीसी में और कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिमिनल्स के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस दिए हुए हैं वो क्या है, वो आपका एक क्वेश्चन ये बनेगा। एक मैंने प्रोबेशन प्रोवेल का आपको बता दिया और एक है आपका कैपिटल पनिशमेंट का। भाई जो मृत्यु दंड है क्या उसको दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, आप अपने सुझाव दो। और अगर दिया जाना चाहिए कैपिटल पनिशमेंट तो किन मामलों में दिया जाना चाहिए। तो क्या पहले पनिशमेंट कैपिटल पनिशमेंट जो है वो एक इजी वे था और आज क्या कैपिटल पनिशमेंट की थ्योरीज में कोई चेंज आया है। तो 5th यूनिट थोड़ी सी कंपैरेटिवली हमारी लेंथी है। कैपिटल पनिशमेंट है, पैरोल है, प्रोबेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल और प्रोसीजरल लॉ के सेफगार्ड्स हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ तो आप ये प्रोबेशन पैरोल वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये बच्चों हमारा एक 6th पेपर जो है इसके मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपके पास पहुंचा दिए हैं। अब आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पेपर होंगे नहीं होंगे ये सोचना छोड़ दीजिए। देखिए कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, पीस ऑफ माइंड एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब जिन बच्चों को ये लग रहा है कि नहीं यार पेपर नहीं होंगे तो उनका दिमाग जो है वो स्टडी में नहीं लगेगा, तो इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड तो है नहीं। और इसी प्रेजेंस ऑफ मतलब माइंड अगर ये क्रिएट नहीं हो पा रहा आपका तो फिर पीस ऑफ माइंड भी नहीं रहेगा। तो पेपर होंगे कि नहीं होंगे ये सोचना छोड़ दीजिए, हमें तैयारी करनी है। मान लो अगर पोस्टपोन भी कर दिए तो महीने बाद करवा लेंगे, तो महीने बाद कौन सी और अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। तो स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस, कंटिन्यू रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, जो भी होगा अच्छा होगा। तो इसके बाद फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।